हाँ जी बच्चों, तो आज हम पेपर डिस्कस करते हैं भाई फिजिक्स का MT03। ठीक है, तो देखिए भाई उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास एक इस तरह का सिस्टम दे रखा है जहाँ पे एक स्प्रिंग है और एक स्ट्रिंग है। यहाँ पे दो मास दे रखे हैं 3m और m के। ठीक है, अब बोल रहा है पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो अभी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब क्या बोला है, एक स्ट्रिंग को जो है धागा इसको काट दिया जाए तो उस मोमेंट पे यहाँ पे क्या पूछा गया है, इसकी एक्सेलरेशन। तो अगर यहाँ पे देखें तो जब ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो यहाँ पर जो टेंशन लग रहा होगा वो कितना होगा, 4mg। ठीक है, और इसमें जो टेंशन लग रहा होगा वो क्या होगा, mg। अब जैसे ही हम इसको कट करेंगे ये वाला mg तो क्या हो जाएगा, 0। तो b वाला जो ब्लॉक है, b वाला जिसका मास m है, क्या उस पर अब एक ही फोर्स लग रहा है mg, तो ये फ्री फॉल करेगा तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, g। ठीक है, और अगर a वाले की बात करें तो a वाले पे इसका मास है 3m, नीचे लग रहा होगा 3mg, और ऊपर कितना फोर्स लग रहा है भाई, 4mg, और नीचे ये टेंशन तो 0 हो गया तो नेट फोर्स कितना आ गया, तो F नेट आ जाएगा ऊपर, और कितना आ जाएगा भाई, 4mg माइनस 3mg यानी कि mg, और इसको हम लिख लेंगे 3m इंटू ए के बराबर। तो a कितना आ गया भाई, g/3। मतलब a वाला जो ब्लॉक है वो तो ऊपर भागेगा कितनी एक्सेलरेशन से, g/3 से, और b वाला नीचे भागेगा कितनी एक्सेलरेशन, g से। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, g/3, g। नेक्स्ट देखते हैं भाई, a spring of force constant k is cut into the ratio of lengths 1:2:3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इन तीनों का रेशियो दे रखा है तो हम बोल देते हैं पहले L1 जो है वो x मान लेते हैं, तो L2 क्या हो जाएगा 2x, और L3 क्या हो जाएगा 3x, और इन तीनों की लंबाई जो है वो L आ जाएगा, तो L कितना हो जाएगा 6x। हाँ है ना। अब क्या पूछा गया है, जब इन दोनों के यहाँ पे हमारे पास इन तीनों का, ठीक है, न्यू फोर्स कांस्टेंट इज k डैश। जब इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है तो इन तीनों का नया फोर्स कांस्टेंट कितना आ गया, k डैश, और जब पैरेलल में कर रहे हैं तो k डबल डैश। हमको k डैश और k डबल डैश की वैल्यू पूछी गई है। हाँ जी, तो ओरिजिनल जो लंबाई है वो है 6x, L1 आ गया x, L2 आ गया 2x, L3 आ गया 3x। इसकी वजह से जो k आएगा वो भी मान लेते हैं हमारे पास इनिशियल वो था। ठीक है, अब k1 निकाल लेते हैं, यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, k1। तो देखिए भाई L1/L इक्वल टू k अपॉन k1 है ना। L1 कितना है भाई, x अपॉन 6x, k/k1 हमको निकालना है, x से x कट जाएगा तो k1 कितना आ जाएगा भाई, 6k। k1 कितना आ जाएगा 6k। उसी तरह से k2 जो है वो कितना आ जाएगा 3k, इसी तरह से कर लेंगे। और इसी तरह से k3 कितना आ जाएगा, तो उसी तरह से k3 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2k। तो ये हमारे पास तीनों के स्प्रिंग कांस्टेंट आ गए, k1 आ गया 6k, k2 आ गया 3k, और k3 आ गया 2k। अब यहाँ पे सीरीज की सबसे पहले बात करते हैं। तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन रहा होगा तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, 1/k इक्वलेंट इक्वल टू 1/6k प्लस 1/3k प्लस 1/2k। इन तीनों को ले लेंगे तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 6k। यहाँ पे क्या आएगा 1, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 6k अपॉन 6/6k यानी कि 1/k। तो k इक्वलेंट कितना हो गया भाई, यहाँ पे k डैश यहाँ पर कितना आ गया k। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में k डैश कितना आ गया k। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो k इक्वलेंट, जब पैरेलल की बात करेंगे तो तीनों को ऐड कर देंगे तो 6k प्लस 3k प्लस 2k कितना हो जाएगा भाई हमारे पास 11k। ठीक है, दोनों का रेशियो ले लो तो k डैश ये आ गया k डबल डैश, तो k डैश अपॉन k डबल डैश, इन तीनों का रेशियो ले लेंगे तो k डैश अपॉन k डबल डैश कितना हो जाएगा भाई 1/11। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, सीधे सीधे 1/11। नेक्स्ट, ये हमारे पास एक बॉल किसी एंगल अल्फा पे टकरा रही है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेसोनेशन दे रखा है a, द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड बॉल विद द फ्लोर। हाँ जी, तो अगर मैं इसके कॉम्पोनेंट्स ले लूँ तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, तो इधर क्या हो जाएगा v साइन अल्फा, इधर क्या हो जाएगा v कॉस अल्फा। क्योंकि ये फ्लोर हॉरिजॉन्टल है तो जब ये जा रहा होगा तो इसके वापस दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, एक इधर एक इधर। कौन सा कंपोनेंट अनचेंज रहेगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसा रहेगा, अनचेंज, क्योंकि फोर्स कैसा लग रहा है वर्टिकल में। तो अगर हॉरिजॉन्टल में v sin अल्फा पहले वेलोसिटी थी तो बाद में भी क्या होगी v sin अल्फा, और वर्टिकल में कितनी हो जाएगी, e से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वर्टिकल में कितनी स्पीड से आ रहा था v cos अल्फा से, तो जाएगा कितने से e v cos अल्फा से। अब पूछा गया है एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड बॉल विद द फ्लोर, फ्लोर से एंगल पूछा गया है, तो क्या ये वाला एंगल पूछा गया है थीटा।
तो हम बोल सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू वर्टिकल अपॉन बेस। वर्टिकल कितना है भाई, ई वी कॉस एल्फा, और बेस कितना है भाई, वी साइन एल्फा। वी से वी कट जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल टू ई कॉट एल्फा। तो थीटा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स ई कॉट एल्फा। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, सेकंड। नेक्स्ट लिखते हैं, अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम पोजीशन ए एज शोन इन द फिगर, द स्पीड ऑफ द बॉडी एट पोजीशन बी। हाँ जी, तो ए से बी की तरफ जब वो आएगा तो कितना एनर्जी का लॉस होगा, तो एनर्जी का जो लॉस होगा मतलब पोटेंशियल एनर्जी में कितने का चेंज आएगा, हम बोल सकते हैं डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा के ई, हाँ है ना। चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई हमारे पास, एम जी इंटू 50। तो हम सीधे सीधे यहाँ पे कर देंगे। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है आ गया एम जी 50 माइनस 10। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या मान लेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, एम से एम कट जाएगा, जी की जगह 10 लिख लेंगे, तो कितना हो गया 400 इंटू 2 इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी कितना हो जाएगा, अंडर रूट 800। अंडर रूट 800 को अगर सॉल्व करें तो वी हो जाएगा अंडर रूट 800। अंडर रूट 800 को अगर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा भाई, 20√2। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। तो हमारे पास तीन पाथ दे रखे हैं यहाँ पर, और तीनों की वजह से वर्क डन, एक की वजह से वर्क डन W1, एक में W2, एक में W3। द वर्क डन अलोंग द रेस्पेक्टिव पाथ्स, ठीक है। फिर वहां पे बोला है देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इस पूरे में हमारे पास कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो हमको पता है कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे। क्या तीनों के लिए इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है? अगर ऐसा है तो तीनों कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन भी क्या होगा, सेम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3। नेक्स्ट देखते हैं भाई, अ बॉडी ऑफ मास m मूव्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r विद कांस्टेंट स्पीड u, द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स आफ्टर इट कंप्लीट्स वन। अच्छा, वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वर्क डन बाय द FCP क्या हमको पता है, FCP इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन हमेशा FCP जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर। तो ऐसा है तो FCP का वर्क डन कितना होगा भाई, 0। नेक्स्ट, अ बॉडी इज बीइंग मूव्ड फ्रॉम रेस्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बाय ए मशीन डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर, ठीक है। एक कांस्टेंट पावर P दे रहा है कोई भी मशीन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन टाइम T। तो मान लेते हैं भाई P का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू F इंटू V। तो F को लिख सकते हैं MA, और A को लिख लेंगे MA इंटू V, और A को क्या लिख लेंगे, dV बाय dt इक्वल टू P। यहां से V dV बाय dt कितना आ गया भाई, P बाय M, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो हम बोल सकते हैं ये dt इधर चला जाएगा, dt जो है वो इधर चला जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो हम बोल सकते हैं V स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू P बाय M इंटू T। और यहाँ से V का इक्वेशन क्या बन गया, तो यहाँ से V का इक्वेशन बन जाएगा 2P बाय M इंटू T की पावर हाफ। ये आ गया हमारे पास V। अब V को लिख सकते हैं dx बाई dt, तो V को लिख लेंगे dx बाई dt, और ये बन जाएगा 2P बाय M की पावर हाफ इंटू T की पावर हाफ dt। दोनों तरफ वापस क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट। ये आ जाएगा यहाँ पर x, ठीक है, और t की पावर हाफ का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या t की पावर 3/2 बनेगा, क्या बनेगा, t की पावर 3/2। तो किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, x प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2। बाकी सब तो कांस्टेंट आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, t की पावर 3/2, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। एक स्टोन है जिसको टाइट किया गया है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं। इफ द स्पीड ऑफ द स्टोन एट द हाईएस्ट पॉइंट इज v, हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी स्पीड अगर v है, तो इस पोजीशन पे अगर उसकी स्पीड v है और ये लेंथ दे रखा है l, ठीक है। वापस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करा देंगे भाई। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी मान लो v डैश है, ठीक है। अगर ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, A से B के बीच में अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं तो B पर जो टोटल एनर्जी है वो क्या होगा,
हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 2mgl। ये किसके बराबर होगा? ए पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है भाई? हाफ एम वी डैश का स्क्वायर। एम कट जाएगा भाई, तो वी डैश का स्क्वायर कितना आ जाएगा? तो वी डैश का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास वी स्क्वायर प्लस 4gl, और वी डैश क्या आ जाएगा भाई? अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 4gl। तो आंसर क्या हो जाएगा? अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 4gl। नेक्स्ट देखते हैं भाई, हमारे पास कोई भी एक कार्ट है जिसका मास है 2 मीट्रिक टन, विच इज 1 मीट्रिक टन सैंड इज लोडेड, जिसमें हमने 1 मीट्रिक टन क्या लोड कर रखी है? सैंड। सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट, सिस्टम जो है सैंड लीक्स आउट फ्रॉम द कार्ट एट द रेट ऑफ 0.5 kg पर सेकेंड, ठीक है। एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल रेट, एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन इट, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखें भाई, एक कार्ट है जिसके ऊपर टोटल मास है 2 मीट्रिक टन, उसमें से सैंड लगातार गिर रही है, और सैंड का टोटल मास क्या है? 1 मीट्रिक टन। सैंड किस रेट से गिर रही है? 0.5 kg पर सेकेंड। तो यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं आर क्या दे रखा है अभी? 0.5 kg पर सेकेंड, ये है उसको गिरने का रेट। अब मान लेते हैं किसी टाइम टी पर, किसी भी टाइम टी पर कितना वो गिर चुका होगा हमारे पास, तो किसी भी टाइम टी पर जो मास बचेगा वो क्या बचेगा? m0 माइनस r इंटू टी, जहां पे m0 जो है वो है 2 मीट्रिक टन, ठीक है। जहां पे m0 कितना है भाई? 2 मीट्रिक टन। किसी भी टाइम टी पर इतना मास बचेगा, तो हमारे पास जो फोर्स लग रहा है, फोर्स, उसको हम सकते हैं m0 माइनस RT किसी भी टाइम t पर इंटू a, है ना। और a को क्या लिख लेंगे? dv बाय dt। फोर्स हम कितना लगा रहे हैं भाई? 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं हम, 10 न्यूटन का। a को लिख लेंगे dv बाय dt, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? dv बाय dt इक्वल टू ये m0 बाय RT इसके नीचे आ जाएगा 10 अपॉन m0 माइनस RT, और ये dt इधर चला जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ क्या कर लेंगे? इंटीग्रेट कर लेंगे। हमको कब तक जाना है? जब तक सैंड पूरी खाली नहीं जाती, तो किसी टाइम टी पे सैंड खाली हो जाएगी, ठीक है। तो मान लेते हैं 0 से v तक और 0 से t तक, इंटीग्रेट कर देते हैं भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? v, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x। उसी तरह माइनस 1 अपॉन m0 माइनस RT का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस 1 बाय r इंटू 10 ln m0 माइनस RT, किसी भी टाइम 0 से t तक। हमको पता है जब फुल टाइम हो जाएगा तो पूरी की पूरी सैंड खाली हो जाएगी, तो m फाइनल जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा? 1 मीट्रिक टन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर ले, इस v को अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो v का इक्वेशन क्या बन गया? माइनस 1 बाय r की वैल्यू क्या दे रखी है भाई? 0.5 इंटू 10 ln, जब t की वैल्यू कैपिटल T मान लेते हैं, इस को क्या मान लेते हैं? कैपिटल T। जब कैपिटल T यहाँ पे रखा जाएगा तो ये RT कितना हो जाएगा? 1 मीट्रिक टन। तो m0 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1। तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे क्या आ जाएगा? 2, ठीक है। 0 पर तो पूरा मास था 1/2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 पर चला जाएगा, माइनस अंदर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 20, 1/0.5 ही ना, हाँ ठीक है। तो 1/20 ln 2 है ना, 20 ln 2। क्या ये बात समझ में आ गई? और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑलमोस्ट 13.86। यहां से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? ऑलमोस्ट 13.86। कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई। Two particles each of mass m traveling with velocities u1 and u2 collide perfectly inelastically, the loss of energy। ठीक है, जब perfectly inelastically collide कर रहे हैं तो P initial इक्वल टू P final, टकराने के बाद दोनों मास जुड़ जाएंगे तो हम बोल सकते हैं P initial क्या है? तो P initial है mu1 प्लस mu2। टकराने के बाद दोनों मास जुड़ गए तो 2m इंटू v। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई? u1 प्लस u2 डिवाइड बाय 2। ये आ गया भी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। लॉस, अगर लॉस की बात करें तो हम हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगा? हाफ m u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस हाफ 2m। फाइनल वेलोसिटी क्या है भाई? u1 प्लस u2 डिवाइड बाय 2। तो u1 प्लस u2 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर।
इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हाफ एम अगर मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है, इसको मैं एक काम करता हूँ, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ हाफ एम अगर मैं कॉमन ले लूँ, ये 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर बाय 2 माइनस u2 स्क्वायर बाय 2 माइनस u1 u2, ठीक है। क्या बन जाएगा भाई, माइनस u1 u2। इसको सॉल्व कर ले तो ये बन जाएगा u1 बाय 2 का होल स्क्वायर, ये भी अंदर चला जाएगा, ठीक है। या फिर इस 2 को अगर बाहर ही ले लें, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो ये क्या बन जाएगा, u1 स्क्वायर बाय 2 हाफ m u1 स्क्वायर बाय 2 प्लस u2 स्क्वायर बाय 2 माइनस u1 u2, ठीक है। इसमें से ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा u1, तो ये बन जाएगा 1/4 m u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस 2 u1 u2। और ये किसका इक्वेशन लिखा हुआ है, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, 1/4 m u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। क्या ये बात आ गई समझ में भाई। नेक्स्ट देखते हैं भाई, a sphere of mass m moving with constant velocity collides another stationary sphere of mass same mass, ठीक है। the ratio of velocity of the two spheres after collision will be, ठीक है। coefficient of restriction दे रखा है e, तो वापस वही मान लेते हैं हमारे पास एक स्फीयर है जिसका मास है v, मास है m, वेलोसिटी है v, दूसरा मास है जिसकी वेलोसिटी क्या है 0। टकराने के बाद पहला वाला जो है वो v1 से चला गया और टकराने के बाद दूसरा वाला जो है वो v2 से चला गया, तो p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। तो हम कह लिख सकते हैं m इंटू वी इक्वल टू m v1 प्लस v2। तो पहली इक्वेशन तो ये हो गई, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो m से m कट जाएगा, तो v इक्वल टू v1 प्लस v2। पहली इक्वेशन तो ये हो गई। दूसरा लगाते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन का मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1। तो e की वैल्यू v2 माइनस v1 बाई v, तो v2 माइनस v1 इक्वल टू ev, ये आ गया दूसरा इक्वेशन। अगर 1 और 2 को ऐड कर दें, 1 और 2 को ऐड कर दें, तो v1 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2v2 इक्वल टू v e प्लस 1। तो v2 कितना आ जाएगा भाई, v e प्लस 1 अपॉन 2, है ना। और 1 और 2 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2v2 इक्वल टू v1 माइनस ई। तो यहाँ से सॉरी 2v1, तो यहाँ से v1 कितना आ जाएगा भाई, v1 प्लस ई डिवाइड बाय 2, 1 माइनस ई डिवाइड बाय 2। तो v1 कितना आ गया भाई, v1 माइनस ई डिवाइड बाय 2। पूछा क्या है अभी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज, तो v1 अपॉन v2 करने हैं, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस ई अपॉन ई प्लस 1, ठीक है। 1 माइनस ई अपॉन ई प्लस 1 या फिर 1 प्लस ई। नेक्स्ट, अ 50 ग्राम बुलेट मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड गेट्स एम्बेडेड इनटू अ 950 ग्राम स्टेशनरी बॉडी, द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी। वापस वही, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा भाई, 50 डिवाइडेड बाय 1000, वेलोसिटी क्या दे रखी है भाई 10। जब उसमें एम्बेडेड कर गया तो कितना मास हो जाएगा, 1000 ही हो जाएगा। 1000 तो मतलब 1 kg इंटू वेलोसिटी मान ली v, तो यहाँ से v कितना आ गया भाई, तो यहाँ से v हमारे पास हो जाएगा, तो ये v हो गया भाई 1/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, वापस लॉस निकालना है, तो लॉस क्या हो जाएगा भाई, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा भाई, हाफ, मास दे रखा है भाई 50 ग्राम, तो 50 डिवाइडेड बाय 1000, वेलोसिटी क्या दे रखी है भाई 10, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 100 माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल मास कितना हो गया 1 kg, हाफ इंटू 1, और वेलोसिटी क्या है भाई 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4। सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 0 कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 5/2 माइनस ये क्या हो जाएगा भाई 1/8। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो नीचे एलसीएम आ जाएगा 8, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 40 क्या 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19। तो लॉस कितना हो गया भाई 19/8। अब इसका अगर परसेंटेज निकालें तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, लॉस 19/8
अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल कितना है भाई 5/2 इंटू 100, ठीक है। तो 19/8/5/2 इंटू 100, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2 पर चला जाएगा तो हो जाएगा 38/40 इंटू 100। ये जो वैल्यू है ये ऑलमोस्ट कितनी आ रही है 95, देख सकते हैं 40 का 38 कितना होता है 95 ही होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई 95%। नेक्स्ट देखते हैं भाई, यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट पार्टिकल्स दे रखे ए बी सी, तीनों की ए की लंबाई है एल, बी कितनी दूरी पे 2l, सी वाला कितनी दूरी पे 3l, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द आउटरमोस्ट पार्टिकल इज v0, देन द रेशियो ऑफ द टेंशंस, ठीक है। तो यहाँ पे v0 हमको सबको पता है, तीनों एक ही सर्कल में घूम रहे हैं तो तीनों का टाइम पीरियड क्या होगा सेम, टाइम पीरियड सेम, तो तीनों का ओमेगा भी क्या होगा सेम। तो मान लो ओमेगा से घूम रहे हैं, यहाँ पे टेंशन मान लेते हैं T1, यहाँ पे मान लेते हैं T2, यहाँ पे मान लेते हैं T3। तो अगर T1 की बात करूं तो T1 का तो सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर, लेंथ कितना दे रखा है 3l, तो कितना हो गया 3l। फिर बात करते हैं B के लिए, B के लिए एक टेंशन अंदर लग रहा होगा और एक टेंशन बाहर, अंदर कितना टेंशन लग रहा होगा T2 और बाहर क्या लग रहा होगा T1, तो नेट टेंशन अंदर की ओर कितना आया T2 माइनस T1, ये वापस इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r कितना है भी इसका 2l, तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2l। T1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर 3l, उधर चला जाएगा तो T2 कितना आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर 5l, तो T2 आ गया। फिर उसी तरह हम T3 के निकाल लेंगे, A पर जो नेट फोर्स अंदर लग रहा होगा वो है T3 माइनस T2 और कितना होगा ये m ओमेगा स्क्वायर l, वापस T2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो T3 कितना आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर 6l। तीनों का रेशियो ले लो भाई, ठीक है, तीनों का रेशियो ले लेंगे, तीनों का अगर रेशियो लेंगे तो 3:5:6 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 3:5:6। नेक्स्ट, कीपिंग द बैंकिंग एंगल ऑफ अ रॉड कांस्टेंट, द मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ द पासिंग व्हीकल्स इज टू बी इंक्रीज बाय 10%, द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द रॉड विल हैव टू बी चेंज फ्रॉम 20 मीटर टू, हाँ जी। तो जब बैंकिंग की बात की जाती है तो वहां पे वी मैक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है √RG tan थीटा। तो अगर यहां से देखें तो डेल्टा V बाय वी इक्वल टू हाफ डेल्टा R बाय R। डेल्टा V बाय वी कितना दे रखा है भाई 10%, तो यहाँ पे रख देंगे 10 इंटू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डेल्टा R बाय R, तो डेल्टा R बाय R कितना आ गया भाई 20%, मतलब रेडियस को कितने से बढ़ाना पड़ेगा 20%। अब इनिशियल रेडियस क्या दे रखी है 20 का 20% कितना होता है 4, तो आंसर जो आएगा वो आएगा ऑलमोस्ट 24 के आसपास। तो देख ले भाई 24 कौन सा दे रखा है भाई थर्ड, तो 24 क्या दे रखा है भाई थर्ड, हाँ जी। तो नेक्स्ट देखते हैं अब, अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट एंड स्लाइडिंग अलोंग ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम अ हाइट h, ठीक है, h हाइट से आ रहा है, जस्ट कंप्लीट्स वर्टिकल सर्कुलर ऑफ डायमीटर AB इक्वल टू D। तो यहाँ से आ रहा है और जस्ट कंप्लीट कर रहा है। हमको पता है अगर ये सर्कुलर मोशन करना है तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होनी चाहिए A पर, हम सबको याद है लोएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए √5gr, और r की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, सॉरी डायमीटर दे रखा है d, तो ये वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए √5gd/2, ये वेलोसिटी होनी चाहिए। और यहाँ पर जो एनर्जी है वो कितनी है mgh, तो हम बोल सकते हैं u बराबर काइनेटिक एनर्जी, तो mgh इक्वल टू हाफ m और v स्क्वायर की वैल्यू क्या रख देंगे, ये हमारे पास v है तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा 5gd/2। सॉल्व कर देंगे, m से m कट जाएगा, g से g, तो h कितना हो जाएगा भाई 5d/4, ठीक है। तो h कितना आ जाएगा भाई 5d/4। इस हाइट से अगर गिराओगे तो ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, इससे कम से गिराओगे तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं करेगा। नेक्स्ट है भाई, वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l is connected to a particle of mass m, another end is connected to a small peg on a smooth horizontal table। हाँ जी, तो यहाँ पे टेबल जो है वो हॉरिजॉन्टल है, पहली बात तो ठीक है, और यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। If the particle moves in a circle with the speed v, the net force on the particle is, हाँ जी। तो अगर देखें तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा होगा ये पार्टिकल, डाउनवर्ड कौन सा लग रहा होगा mg, ऊपर कौन सा लग रहा होगा नॉर्मल, तो mg और नॉर्मल तो आप आराम से बैलेंस हो रहे होंगे। पूछा गया है नेट फोर्स, तो क्या नेट फोर्स सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है अंदर की ओर जो कि कौन सा है टेंशन।
अब इसको टेंशन बोल दो या फिर सेंट्रीपिटल बोल दो, दोनों बातें क्या है सेम। टी किसके बराबर होगा, mv स्क्वायर बाय एल के बराबर होगा। तो नेट फोर्स जो है वो कौन लग रहा है, सिर्फ टेंशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे टी। नेक्स्ट है भी, अ ग्रामोफोन रिकॉर्ड is revolving with the angular velocity omega. A coin is placed at a distance r from the center of the record. The static coefficient of friction is mu. The coin will revolve with the record if, हाँ जी, तो अगर इस कॉइन को रिकॉर्ड करना है तो फ्रिक्शन जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स से या तो बड़ा होना चाहिए या फिर उससे बराबर होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सी पी रिक्वायर्ड, जो एफ सी पी रिक्वायर्ड है या तो उससे बड़ा हो या फिर उसके बराबर हो। और फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एम जी, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है फ्रिक्शन की, मैक्सिमम वैल्यू वो या तो इससे बड़ी हो या फिर इसके बराबर हो। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एम जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम से एम कट जाएगा तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर। रीड द गिवन स्टेटमेंट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्या सारा फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, क्या गलत है। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, काइनेटिक सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता। ठीक है, तो असर्शन जो है वो गलत हो गया। तो ऑप्शन इसमें सिर्फ एक ही बचा, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फोर्स, सही फोर्थ ही है। रीजन भी देख लेते हैं, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। फ्रिक्शन जो है वो मास पर डिपेंड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। हम स्टेटमेंट दे सकते हैं सीधे सीधे, है ना। कभी कभी नॉर्मल किसके बराबर होता है, mg के बराबर, तो उस केस में किस पे डिपेंड करेगा, मास पे। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, सीधे सीधे फोर्थ। अ फाइटर प्लेन इज मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस r, इट्स मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल विल बी। हाँ जी, तो फाइटर प्लेन अगर हाईएस्ट सर्कल में मूव कर रहा है और हाईएस्ट पॉइंट पे अगर मिनिमम वेलोसिटी चाहिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी मिनिमम चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, mg, और यहाँ पे वेलोसिटी है v। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mg, तो mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा भाई, अंडर रूट जी आर। ये आप सब पढ़ भी चुके होंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। वर्टिकल सर्कुलर मोशन को अगर कंप्लीट करना है तो हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, अंडर रूट जी आर। A particle is moving in a vertical circle, then tension in the string when passing through the two positions at an angle 30 degree and 60 degree from the vertical from lowest position are T1 and T2 respectively. Then, हाँ जी, हम सबको पता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ पे होता है, सबसे लोएस्ट पॉइंट पे। अब यहाँ से दो एंगल बना दिए, एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी, और वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पे टेंशन T1, यहाँ पे टेंशन T2। अगर वेलोसिटी कम होगी तो टेंशन भी क्या होगी, धीरे धीरे कम। तो हम बोल सकते हैं T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, T1 जो है वो T2 से क्या होगा, बड़ा होगा। A weightless thread can withstand tension up to 30 Newton. A stone of mass 0.5 kg is tied to it and is revolved in a circular path of radius in a vertical plane. ठीक है, द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी। हाँ जी, तो मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कब आती है, लोएस्ट पॉइंट पे। तो लोएस्ट पॉइंट पे अगर एफबीडी बना है तो ये हमारे पास मास है 0.5 kg का, तो डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा, 5 न्यूटन। अपवर्ड जो टेंशन लग रहा है मैक्सिमम वो कितना है भाई, 30 न्यूटन, और वेलोसिटी मान लेते हैं v। तो एफसीपी कितना हो जाएगा भाई, 30 माइनस 5। तो एफसीपी जो आ गया वो कितना आ गया, 30 माइनस 5 यानी कि 25। और एफसीपी का फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय एल। ठीक है, क्या लेंथ दे रखा है भाई, हाँ जी, तो रेडियस दे रखा है 2 मीटर, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो 25 इक्वल टू मास दे रखा है 0.5 इंटू वी स्क्वायर, और लेंथ दे रखा है 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाय, अच्छा क्या पूछा है, अच्छा एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा है। एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में कर लेते हैं, यहाँ पे इसको m ओमेगा स्क्वायर l लिख लेते हैं। मैं पहले वेलोसिटी निकाल रहा था लेकिन पूछा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो 25 इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l, तो 25 इक्वल टू 0.5 ओमेगा स्क्वायर l की दे रखी है 2। 0.5 और 2 मिलके क्या हो जाएगा 1, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू
25, तो ओमेगा क्या हो जाएगा भाई 5, ठीक है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा 5। नेक्स्ट देख लेते हैं। अ बॉय होल्ड्स अ पेंडुलम इन इट्स हैंड while standing at the edge of a circular platform of radius r rotating at an angle omega, ठीक है। The pendulum will hang at an angle theta with the vertical, हाँ जी। तो हमको पता है कि मान लो ये एक पेंडुलम है और ये पूरा का पूरा जो है एक सर्कल में घूम रहा है, तो सर्कल में अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रही होती है, कितनी होती है भाई ओमेगा स्क्वायर आर। तो इसके ऊपर एक सूडो एक्सेलरेशन लगेगा तो पहले से ही किसी थीटा एंगल पे आ जाएगा। तो इधर क्या लग रहा होगा ओमेगा स्क्वायर आर और नीचे क्या लग रहा होगा जी, ठीक है। ये वाला एंगल जो है वो क्या होगा थीटा, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा ए, ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल या फिर स्मॉल ए बाय जी। तो हम बोल सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू स्मॉल ए बाय जी, और स्मॉल ए की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर। तो थीटा कितना हो जाएगा भाई टेन इनवर्स ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी, या फिर आर ओमेगा स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई थर्ड। नेक्स्ट है भाई ए आर एंड ए टी रिप्रेजेंट्स रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। ए आर और ए टी रेडियल और टेंजेंशियल याद ही हम सबको। द मोशन ऑफ पार्टिकल विल बी यूनिफॉर्म सर्कुलर, हाँ जी। तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करवाना है तो हमको पता है ए टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। अगर ए टी 0 नहीं हुआ मतलब उसकी स्पीड या तो बढ़ रही है या घट रही है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर नहीं होगा। तो ए टी क्या होना चाहिए 0, और ए सी पे तो कभी 0 हो ही नहीं सकता रेडियल, ठीक है। तो ए आर नॉट इक्वल टू 0 एंड ए टी इक्वल टू 0। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं भाई अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड ऑन अ रफ वेज which is fixed on an elevator moving upward with constant velocity। यहाँ पे ध्यान देना ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे g इफेक्टिव जो है वो सीधे सीधे g के बराबर ही आ जाएगा। द ब्लॉक m is at rest with respect to wedge, net reaction force on the block is, हाँ जी। तो ये इसके हिसाब से रेस्ट पर है और पूछा क्या है नेट रिएक्शन फोर्स। नेट रिएक्शन फोर्स का मतलब होता है नेट रिएक्शन फोर्स का मतलब होता है अंडर रूट नॉर्मल का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर, है ना। अब अगर ये कहीं जा ही नहीं रहा रेस्ट पर है तो क्या फ्रिक्शन जो है वो mg साइन थीटा के बराबर होगा, और नॉर्मल तो वैसे ही mg कॉस थीटा के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं ये सीधे सीधे mg ही आ जाएगा। तो सीधे सीधे नेट रिएक्शन फोर्स किसके बराबर आ जाएगा mg के। मास क्या दे रखा है भी इसका, तो मास दे रखा है 1 kg, तो mg कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। तो नेट रिएक्शन फोर्स भी कितना हो गया 10 न्यूटन। नेक्स्ट है भाई यहाँ पे हमारे पास xt का ग्राफ दे रखा है ऑफ मास 2 kg मूविंग, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स एट द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 2 पे इंपल्स निकालना है। तो t से जस्ट पहले वेलोसिटी, तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है v1 वो देख सकते हैं नेगेटिव होगी और कितना होगा 20/2, तो -20/2 यानी कि -10। और इसके बाद जो वेलोसिटी है v2 वो कितना होगा 20/2 यानी कि 10। तो डेल्टा v कितना आ गया भाई v2 माइनस v1। तो v2 माइनस v1 कर देंगे तो 10 माइनस -10 क्या हो जाएगा भाई 20, है ना। और इम्पल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इम्पल्स क्या हो जाएगा भाई m डेल्टा v, मास दे रखा है 2, डेल्टा v 20, तो कितना हो जाएगा भाई 40। सीधे सीधे आंसर क्या आ गया 40 न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट है भाई इन द गिवन डायग्राम रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस विल बी। यहाँ पे दोनों का मास अलग अलग है, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा सिस्टम का एक्सेलरेशन। तो सिस्टम का अगर एक्सेलरेशन निकाल लें तो इधर फोर्स क्या लग रहा होगा 60, नीचे इधर फोर्स क्या लग रहा होगा 60, और इधर फोर्स क्या लग रहा होगा 30। तो नेट फोर्स कितना हुआ भाई 60 माइनस 30, और नेट मास कितना है भाई दोनों का ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9। तो ऊपर आ जाएगा 30/9, ठीक है, या फिर 10/3। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया भाई 10/3। अब किसी का भी एक का एफडी बना दो तो यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा t, और ये नीचे जा रहा है a बराबर 10/3 से। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन लिख दो भाई 60 माइनस टी इक्वल टू m है, तो 60 माइनस t इक्वल टू 6 इंटू 10/3। तो यहाँ से t के लिए सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा 60 माइनस 60/3, ये हो जाएगा हमारे पास 3 एलसीएम ले लेंगे तो जाएगा 180, तो जाएगा 120/3 यानी कि 40 न्यूटन। तो टेंशन कितनी आएगी स्प्रिंग बैलेंस में 40 न्यूटन, और वही रीड करेगा। तो टेंशन कितनी आ गई भाई 40 न्यूटन।
नेक्स्ट देख लेते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg रेस्ट ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। If the block just begin to slide, then what is the coefficient of static friction between the block and the surface? हाँ जी, तो just begin to slide कर रहा है, इसका मतलब static friction का जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर हो गया, mg sin थीटा के। तो static friction का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू एस mg cos थीटा इक्वल टू mg sin थीटा, या फिर आप सीधे सीधे भी आ सकते हो, म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ से म्यू एस कितना आ गया भाई, टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है भाई 30, और टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, अ ब्लॉक ऑफ मास m, इस तरह से एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे दो फोर्स लग रहे हैं Q और P। द ब्लॉक विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इट एंड द सरफेस इज। तो यहाँ पे इस ब्लॉक का अगर FBD बनाते हैं भाई, तो ब्लॉक जो है सबसे पहली बात तो इक्विलिब्रियम में है, तो इधर लग रहा है Q और ये वाला एंगल दे रखा है थीटा। इसके कंपोनेंट्स कर लेते हैं, तो इधर आ जाएगा, तो ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, तो ये क्या हो जाएगा Q cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा Q sin थीटा, और एक फोर्स आगे भी लग रहा है P। ठीक है, नीचे क्या लग रहा होगा mg, ऊपर नॉर्मल और पीछे फ्रिक्शन। ठीक है, अगर नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल किसके बराबर होगा mg प्लस Q cos थीटा, और फ्रिक्शन जो है वो क्या होगा म्यू एन, एन कितना होता है mg प्लस Q cos थीटा, और ये किसके बराबर होगा इक्वल टू P प्लस Q sin थीटा, है ना। तो यहाँ से म्यू कितना आ गया भाई P प्लस Q sin थीटा अपॉन mg प्लस Q cos थीटा। तो म्यू कितना आ गया भाई P प्लस Q sin थीटा अपॉन mg प्लस Q cos थीटा, सीधा से। तो P प्लस Q sin थीटा अपॉन mg प्लस Q cos थीटा, तो आंसर क्या हो जाएगा सीधे सीधे फोर्थ। नेक्स्ट यहाँ पे मैच द कॉलम करना है भाई, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की अगर बात करें तो किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, इनर्शिया को, सीधा सा है। न्यूटन सेकंड लॉ की अगर बात करें तो न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, फोर्स को। लेमीज थ्योरम तो फर्स्ट सबको याद है ही। न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो एक्शन रिएक्शन की बात करता है, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्रोपोर्शन ऑफ रॉकेट। तो फर्स्ट का फिफ्थ, फर्स्ट का सिक्स्थ, सेकंड का फोर्थ, फर्स्ट का सिक्स्थ, तो दो ऑप्शन आ गए सेकंड और फोर्थ, और सेकंड का फोर्थ, तो आंसर क्या हो जाएगा सीधे सीधे सेकंड। नेक्स्ट है भाई, इन द गिवन फिगर इफ ऑल द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम देन कैलकुलेट F1 एंड F2। वापस इनका FBD बना लो, रिजॉल्व कर लो। तो यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक है, इधर लग रहा है F2, नीचे लग रहा है 10 न्यूटन, इधर लग रहा है F1 और इधर लग रहा है 10 न्यूटन। ठीक है, ये एंगल दे रखा है 60। अब यहाँ पे इनके कंपोनेंट्स कर लो, तो किन्हीं भी दो के कंपोनेंट्स कर लो, या तो 10 न्यूटन और F2 के कंपोनेंट्स कर दो, या फिर F1 और 10 के कंपोनेंट्स कर दो। जनरली हम F2 और 10 के करते हैं, तो हमको पता है ये 60 है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 60, और ये वाला एंगल भी क्या है 60। अब कंपोनेंट्स कर लो, तो F2 का इधर कंपोनेंट क्या आएगा F2 cos 60, और ऊपर क्या जाएगा भाई F2 sin 60, ये F2 खत्म हो गया। उसी तरह 10 के कंपोनेंट्स कर लेंगे, तो 10 का ऊपर क्या जाएगा 10 cos 60, और इधर क्या जाएगा भाई 10 sin 60, ये 10 भी खत्म हो गया। अब वर्टिकल फोर्स और वर्टिकल फोर्स को बैलेंस कर देंगे, और हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस कर देंगे, तो हम बोल सकते हैं F2 cos 60, F2 cos 60 की वैल्यू, तो F2 इंटू 1/2 इक्वल टू 10 sin 60, यानी कि 10√3/2 प्लस F1, पहली इक्वेशन तो ये बन गई। वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे, तो F2 sin 60 का मतलब F2√3/2 प्लस, और क्या लग रहा है ऊपर 10 cos 60, यानी कि 10/2 इक्वल टू 10। क्या यहाँ से मैं F2 निकाल लूंगा, ये 10/2 उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10/2, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस वाली इक्वेशन से F2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10/√3, तो F2 कितना आ गया भाई 10/√3 न्यूटन। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन दे रखा है जहाँ पे F2 10/√3 है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई सीधे सीधे फर्स्ट। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो 31 देखते हैं भाई। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग
फॉर द सिचुएशन शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, सबसे पहले FBD बनाते हैं इसका। तो यहाँ पे देखें भाई, इस वाले ब्लॉक पे नीचे mg कितना लग रहा होगा भाई 50 न्यूटन, और इसकी वजह से यहाँ पर mg साइन थीटा लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा 200 g हो गया, साइन थीटा कितना हो जाएगा साइन 30, तो कितना हो जाएगा भाई 200 इंटू 1/2, यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास 100 न्यूटन। तो इस तरफ लग रहा है 100 न्यूटन, इस तरफ लग रहा है 50 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना हो गया भाई 100 माइनस 50, तो एफ नेट हो गया भाई 100 माइनस 50 यानी कि 50 न्यूटन, और एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए। तो ए कितना हो जाएगा भाई, एफ नेट क्या हमारे पास एम नेट क्या दे रखा है भाई 20 + 5 25, तो 50/25, तो कितना हो गया भाई हमारे पास ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं g/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जो आ गया वो कितना आ गया भाई g/5, ठीक है। और इस तरह से ऑप्शन सिर्फ एक ही बनता है, फर्स्ट वाला, तो आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं भाई, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। वापस वही क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे वापस इस तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा 50 न्यूटन, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना हो गया भाई 50, तो एक्सेलरेशन जो आ गया वो कितना आ गया भाई 50/f, एम नेट क्या दे रखा है 15, तो इसको लिख लेंगे 15, सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 10/3, तो ये क्या बन जाएगा भाई g/3। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया भाई g/3। वापस एक्सेलरेशन का ऑप्शन देख लो भाई, g/3 एक ही है, फर्स्ट फोर्थ वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, फाइंड एक्सटेंशन इन बोथ द स्प्रिंग्स। बोथ द स्प्रिंग्स में एक्सटेंशन की बात करते हैं। अगर फर्स्ट स्प्रिंग की बात करें तो फर्स्ट स्प्रिंग जो है वो दोनों ब्लॉक्स को संभालेगा, तो फर्स्ट स्प्रिंग पे जो टेंशन लगेगा T1 वो कितना हो जाएगा 1g + 2g यानी कि 3g, ठीक है। और 3g इक्वल टू kx1, तो यहाँ से x1 कितना हो जाएगा 30/k, ठीक है। और k की वैल्यू इधर की 100, तो ये हो जाएगा 0.03। उसी तरह अगर x2 के लिए बात करें तो इस वाली स्प्रिंग में जो टेंशन आएगा वो सिर्फ 20 की वजह से आएगा, 2 की वजह से, तो टेंशन कितना आ जाएगा 20 न्यूटन इक्वल टू kx2, तो यहाँ से x2 कितना आ जाएगा भाई 20/100, ठीक है। यहाँ पे आएगा 0.3, यहाँ पे कितना आएगा 0.3, और यहाँ पे कितना आएगा 0.2, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.3 और 0.2, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा भाई थर्ड। 34 देखते हैं भाई, यहाँ पे एक 12 kg का मंकी है जो कि एक रोप पे क्लाइंब कर रहा है, और ये बनानास का मास दे रखा है 16 kg, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। देखें भाई, तो बनानास के ऊपर जो यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा 160 न्यूटन, तो टी मैक्सिमम जो हो सकता है वो कितना हो सकता है 160 न्यूटन, ताकि ये बनानास ऊपर ना उठे। अगर टेंशन मैक्सिमम 160 है तो इस पर भी ऊपर क्या लग रहा होगा 160, और इस पे नीचे फोर्स क्या लग रहा है 120 न्यूटन। तो एफ नेट जो आ गया मंकी पर, एफ नेट ऑन मंकी जो आ गया वो कितना आ गया 160 माइनस 120 यानी कि 40 न्यूटन, और 40 न्यूटन इक्वल टू एम ए, तो इक्वल टू 12 इंटू ए। सॉल्व कर लेंगे तो इसको क्या लिख लेंगे भाई 40/12 यानी कि 10/3, ठीक है। और 10/3 कितना हो जाएगा 3.33, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, a man of mass m is standing in an elevator moving downward with acceleration g/4. The force exerted by the bottom surface of the elevator on the man. तो यहाँ पे देखें भाई, ये हमारे पास एक एलिवेटर है, इसमें एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है। ये सरफेस है, यहाँ पर क्या है भाई एक्सेलरेशन है सिस्टम की कितनी g/4 नीचे की ओर। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉटम सरफेस ऑफ द एलिवेटर ऑन द मैन, तो यहाँ पे g इफेक्टिव कितना हो जाएगा, तो g इफेक्टिव जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा mg माइनस g/4 यानी कि 3mg/4। mg इफेक्टिव क्या हो जाएगा m इंटू जी माइनस g/4 यानी कि 3mg/4। ऊपर क्या लग रहा होगा नॉर्मल, तो नॉर्मल इक्वल टू mg इफेक्टिव, और mg इफेक्टिव कितना आ गया भाई 3mg/4, ठीक है। तो नॉर्मल इक्वल टू mg इफेक्टिव। नेक्स्ट है भाई, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज दिस। एक फोर्स की इक्वेशन दे रखी है, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3a। यहाँ पे फोर्स जो है वो वेरिएबल है, अगर फोर्स वेरिएबल होता है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है f.ds का इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक जाना है 0 से 3a तक। लिख देंगे भाई वैल्यू, तो f की वैल्यू दे रखी है
एफ नॉट एक्स अपॉन ए माइनस 1 डी एक्स। इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, तो एफ नॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, तो एक्स स्क्वायर बाय 2a माइनस एक्स, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3a तक। लिमिट्स पुट कर देंगे भाई, तो कर दो। एफ नॉट एक बार 3a पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 9a स्क्वायर, तो 9a स्क्वायर बाय 2a माइनस 3a। सॉल्व कर लेंगे भाई, तो a से a कट जाएगा तो ये 9a बाय 2 माइनस 3a, तो एफ नॉट 9a बाय 2 माइनस 3a, तो ये हो जाएगा 3a बाय 2। ठीक है, 9a माइनस 6a बाय 2, तो क्या हो जाएगा 3a बाय 2, तो 3 बाय 2 एफ नॉट इंटू a। नेक्स्ट देखते हैं भाई, अ मूविंग ब्लॉक हैविंग मास m कोलाइड्स विद अदर स्टेशनरी ब्लॉक हैविंग मास 4m। ठीक है, तो हमारे पास एक ब्लॉक है m मास का, ये मूव कर रहा है और किसी हैवी ब्लॉक से टकरा रहा है जिसका मास है 4m। ठीक है, ये स्टेशनरी है तो इसका वेलोसिटी क्या है, 0। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी, द लाइटर ब्लॉक्स कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v। द लाइटर ब्लॉक्स कम्स टू रेस्ट, टकराने के बाद स्मॉलर ब्लॉक जो है इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। ठीक है, देन when the initial velocity of the latter is v, then the value। ठीक है, टकराने के बाद ये 4m वाला किसी स्पीड से चला गया v डैश से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देते हैं, तो m इंटू वी इक्वल टू 4m v डैश, तो यहाँ से v डैश कितना आ गया भाई, v बाय 4। अब कॉफिशिएंट ऑफ एक्सेलरेशन निकालना है, तो e का फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या फिर v डैश बाय v, तो v बाय 4 इंटू वी यानी कि 1 बाय 4, तो क्या हो जाएगा भाई ये 0.25। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.25। नेक्स्ट, दो असर्शन विजन है भाई, अ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी ऑलवेज डज वर्क ऑन द बॉडी। क्या ये सही बात है, क्या गलत बात है, हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो असर्शन क्या हो गया, गलत, तो असर्शन इज इनकरेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सीधे सीधे 4th। ठीक है, रीजन भी देख लेते हैं, इफ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस द बॉडी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वर्क डन विल बी मैक्सिमम। बिल्कुल सही बात है, वर्क डन मैक्सिमम कब होता है, जब एंगल क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4th। नेक्स्ट, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस r। हम सबको पता है सेमी सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस r का जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास होता है वो क्या होता है, 4r बाय 3 पाई। ठीक है, तो सीधे सीधे ये तो फॉर्मूला ही आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 39 का फर्स्ट। नेक्स्ट, टू पार्टिकल्स ऑफ मास m and mb and their velocities v and vb respectively collides. After collision they interchanges their velocities, then the ratio of mass ma by mb। ठीक है, तो हम सबको पता है यहाँ पर दोनों अपनी अपनी वेलोसिटीज क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। ऐसा कब पॉसिबल होता है, जब दोनों का मास क्या होता है, सेम। याद है भाई सबको, दोनों का मास क्या होता है, सेम। तो ma by mb कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, नेक्स्ट, a particle falls from a height of h upon a fixed horizontal plane and rebounds. If e is the coefficient of acceleration, the total distance traveled before rebounding। ये सबको याद होगा फॉर्मूला, फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं। मान लो h हाइट से गिरा, अगर पार्टिकल h हाइट से गिरा तो टकराने के बाद h1 जो होगा वो कितना होता है, e स्क्वायर h, और वापस h1 से आएगा। ठीक है, फिर h2 जाएगा और h2 क्या होता है, e की पावर 4h, फिर वापस क्या जाएगा, h2। तो अगर यहाँ पे सबको ऐड करें तो टोटल हाइट कितना होगा, h प्लस e स्क्वायर h 2e स्क्वायर h प्लस 2 e की पावर 4h प्लस 2 e की पावर 6h एंड सो वन। इसको लिख लेते हैं h प्लस यहाँ पे हमने 2e स्क्वायर h कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बनेगा 1, ये क्या बनेगा e स्क्वायर, ये क्या बनेगा e की पावर 4, इस तरह से चलता जाएगा। यहाँ पे अपन जीपी लगा देंगे तो फाइनली आंसर हम सबको पता है क्या बनता है, तो फाइनल आंसर बनता है h 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। सबको याद है भाई, ये सीधे सीधे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, अ बुलेट ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M। ठीक है, यहाँ पे इसका मास है स्मॉल m और इस ब्लॉक का मास है कैपिटल M एंड गेट्स एम्बेडेड इनटू द ब्लॉक। द फाइनल स्पीड, वापस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे,
तो स्मॉल एम वी इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी डैश। तो यहाँ से वी डैश कितना आ जाएगा, स्मॉल एम वी अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है, स्मॉल एम वी अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं भाई, अ मैन ऑफ मास एम इज स्टैंडिंग ऑन अ बोर्ड। ठीक है, इसका मास एम दे रखा है विद अ फोर्स एफ। ये उस स्ट्रिंग पे कितने से फोर्स लगा रहा है, एफ से, बाय द पुली सिस्टम एज शोन। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द बोर्ड एंड द मैन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन बनाना है किसके बीच में, बोर्ड और मैन के बीच में। तो इस आदमी का एफबीडी बनाते हैं भाई। आदमी का अगर एफडी बना है तो ऊपर लग रहा है इस पे एफ, नीचे लग रहा होगा स्मॉल एम जी, ऊपर लग रहा है भाई कैपिटल एन। नेट फोर्स 0 है तो हम बोल सकते हैं एन प्लस एफ इक्वल टू स्मॉल एम जी। तो कैपिटल एन कितना आ गया भाई, स्मॉल एम जी माइनस एफ, सीधा सा है। तो क्या आ जाएगा भाई, स्मॉल एम जी माइनस एफ। हाँ जी, तो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, अ कार इज मूविंग राउंड अ कर्व ऑफ रेडियस 20 मीटर विदाउट स्लिपिंग ऑन अ बैंक्ड रोड। ठीक है, विद थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, एज्यूमिंग दैट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे हमको मैक्सिमम स्पीड पूछा गया है, तो हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है भाई, वी स्क्वायर बाई आर जी इक्वल टू म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। तो यहाँ से हमको आर पता है, जी पता है, म्यू पता है और टेन थीटा पता है। म्यू की वैल्यू कितनी पता है भाई हमको, 0.2 प्लस टेन थीटा, थीटा की वैल्यू दे रखी है 45, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 0.2। तो ये क्या बन जाएगा भाई 1.2 डिवाइडेड बाय 0.8। तो वी स्क्वायर बाई आर जी इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाय 8। तो ये जाएगा वी स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास 20, तो 20 इंटू 10 1.2 अपॉन 0.8। सॉल्व कर लेंगे भी इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वी स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, तो वी हो जाएगा अंडर रूट कर देंगे इस पूरे का। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 20 ये 4 से कट जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 3 और नीचे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा तो 100, तो ये आ जाएगा भाई अंडर रूट 300। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई 10 रूट 3। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई 10 रूट 3 मीटर पर सेकेंड। अ गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स n टाइम्स एज मच एज टाइम टू स्लाइड डाउन अ। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A given object takes n times as much time to slide down a 45 degree rough incline as it takes down to slide a perfectly smooth 45 degree incline। तो दो तरह के inclined है। ठीक है, ये 45 डिग्री, एक बार ये रफ है और एक बार ये स्मूथ है। ठीक है, जब स्मूथ होगा तो टाइम जो होगा वो कम होगा, जब रफ होगा तो टाइम जो होगा वो ज्यादा होगा। कितना टाइम ज्यादा है भाई, n टाइम ज्यादा है। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहां से आप कोई ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, यहां से यहां तक आने में टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जब रफ होगा, व्हेन इट इज रफ जब होगा तो इधर एक्सलेशन जो लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये होगा रफ के केस में। और जब स्मूथ होगा तो एक्सलेशन क्या लग रहा होगा, जी साइन थीटा। डिस्टेंस तो सेम ही होगा। ठीक है, तो इसका टाइम अगर मैं बोलूँ t है तो t का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट 2s बाय जी साइन थीटा। और इसमें टाइम जो होगा वो होगा t डैश, वो कितना होगा अंडर रूट 2s अपॉन जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, यही होगा। और हमको दिया गया है टी डैश जो है, टी डैश इक्वल टू एन टी। हमको दिया गया है कि रफ वाले में जो टाइम लग रहा है वो स्मूथ वाले का एन टाइम से, मतलब टी डैश इक्वल टू एन टी। तो वैल्यू पुट कर देंगे भाई, टी डैश इक्वल टू एन टी, टी डैश की वैल्यू पुट कर देंगे, टी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर भी कर लेते हैं, दोनों तरफ क्या कर लेते हैं स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा 2s अपॉन जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर, टी की वैल्यू 2s अपॉन जी साइन थीटा। 2s कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा। पूछा क्या है भाई यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे भाई सब यहाँ से, 2s कट जाएगा और ये हमारे पास जी भी कट जाएगा।
ठीक है। तो 2s कट जाएगा और g कट जाएगा, तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ से हटा के। यहाँ से हटा के वो वाला सिचुएशन सॉल्व कर रहा हूँ भाई। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2s कट जाएगा, g से g कट जाएगा, ये साइन थीटा इधर आ जाएगा और ये टर्म इधर चला जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इसको साइन थीटा इक्वल टू n स्क्वायर साइन थीटा माइनस n स्क्वायर म्यू कॉस थीटा। तो यहाँ से म्यू का जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया अभी, तो ये टर्म इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 साइन थीटा अपॉन n स्क्वायर कॉस थीटा। तो आंसर आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 साइन थीटा अपॉन n स्क्वायर कॉस थीटा। और साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सेम है, कट जाएगा तो क्या आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। क्या ये बात आ गई समझ में? सॉरी, यहाँ पे माइनस आएगा, थोड़ी सी गलती हो गई भी। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। ठीक है, ये टर्म इधर आएगा तो क्या बनेगा 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, अब ये साइन थीटा कट जाएगा क्योंकि एंगल क्या दे रखा है सेम। तो आंसर क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं भाई, a body of mass 100 gram is sliding on an inclined plane with an inclination of 60 degree. ठीक है, what is the fractional force experienced if coefficient of friction is 1.7? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये एक बॉडी है, ये वाला एंगल दे रखा है 60, यहाँ पे एक ब्लॉक है, इधर क्या लग रहा होगा नॉर्मल। तो इधर देख लेते हैं, इधर कौन सा फोर्स होगा भाई mg sin थीटा, और पीछे कौन सा फोर्स होगा भाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एक्ट करेगी, ठीक है, क्योंकि वो स्लाइड कर रहा है पहले से ही। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी भाई, म्यू इंटू एन। म्यू दे रखा है 1.7, एन क्या हो जाएगा भाई mg cos थीटा, वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1.7 इंटू mg की वैल्यू दे रखी है, m की वैल्यू 100 ग्राम, तो 100 इंटू 10 की पावर -3, g की वैल्यू 10, और cos 60 की वैल्यू 1/2। इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, तो ये कट जाएगा पूरा। ठीक है, ये हो जाएगा 1.7/2। 1.7/2 कितना होगा भाई 0.85 न्यूटन। नेक्स्ट देखते हैं भाई, अ ब्लॉक स्लाइड्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल थीटा। ठीक है, द सेम ब्लॉक इज पुश्ड अप द प्लेन विद एन इनिशियल वेलोसिटी v0। ठीक है, तो पहले वो स्लाइड कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा, कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा है। इसका मतलब जो हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वही mg sin थीटा के बराबर है। द सेम ब्लॉक इज पुश्ड अप द प्लेन विद इनिशियल वेलोसिटी v0, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक बिफोर कमिंग्स टू रेस्ट। देखो ये जो पहली लाइन है कांस्टेंट वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा, इससे अगर स्लाइड कर रहा है, इसका हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन जो है वो किसके बराबर है, सीधे सीधे mg sin थीटा के बराबर है। अब उस ब्लॉक को हमको ऊपर पुश करना है। अब उस ब्लॉक को अगर ऊपर पुश करेंगे तो अब पीछे क्या लगेगा, एक तो फ्रिक्शन लगेगा और एक क्या लगेगा mg sin थीटा, और फ्रिक्शन खुद किसके बराबर है mg sin थीटा के बराबर। तो नेट कितना हो गया भाई 2mg sin थीटा। तो इसकी वजह से जो रिटार्डेशन आएगा वो कितना आएगा भाई 2g sin थीटा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो रिटार्डेशन कितना आएगा भाई 2g sin थीटा, और कितनी वेलोसिटी से पुश किया गया है v0 से। क्या पूछा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v0 का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू 2g sin थीटा, तो माइनस 4g sin थीटा इंटू s। तो s कितना आ जाएगा भाई v0 स्क्वायर बाय 4g sin थीटा, v0 स्क्वायर बाय 4g sin थीटा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं भाई, अ बॉल इज मूविंग विद स्पीड 20 कोलाइड्स विद अ स्मूथ सरफेस एज शोन इन द फिगर, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं सरफेस कैसी है, हॉरिजॉन्टल, तो सिर्फ कौन सी वेलोसिटी में चेंज आया होगा, वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं आया, तो सिर्फ वर्टिकल देख लो। ये एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 30। तो इधर वाली वेलोसिटी कितनी हो गई v cos 30, तो मतलब 20√3/2, यानी कि कितना हो जाएगा 10√3।
ये है माइनस जे कैप में, फाइनल वेलोसिटी इधर है, ठीक है। ये वाला एंगल भी क्या होगा 30, तो इधर वापस क्या होगा 20 cos 30, तो वापस ये हो जाएगा 10√3, ये किस में होगा जे कैप में। तो चेंज इन वेलोसिटी जो आया डेल्टा वी, वो क्या हो जाएगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का मॉड, और ये हो जाएगा 2 इंटू 10√3 यानी कि 20√3, ये आ गया डेल्टा वी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कितना आ जाएगा 20√3। 49 देखते हैं भाई। 800 kg rocket is fired from earth so that the exhaust speed is 1200 meter per second, ठीक है। Then calculate mass of fuel burning per second to provide initial thrust to overcome its weight, ठीक है। हमको सिर्फ उसके वेट को क्या करना है ओवरकम करना है। हमको पता है v dm by dt माइनस mg इक्वल टू ma, हमको इक्वेशन पता है। हम चाहते हैं कि अभी सिर्फ वेट के बराबर फोर्स लगे, मतलब एक्सेलरेशन कितना हो 0, तो v dm by dt इक्वल टू mg, ठीक है। एग्जॉस्ट स्पीड क्या दे रखी है 1200 और रॉकेट का मास क्या दे रखा है 800, dm by dt हम निकाल लेंगे, तो v की जगह क्या लिख लेंगे 1200 इंटू dm by dt इक्वल टू मास दे रखा है 800, तो ये क्या बन जाएगा 8000। सॉल्व कर लेंगे तो dm by dt क्या हो जाएगा 8000 डिवाइडेड बाय 1200, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो dm by dt इक्वल टू 8000 बाय 1200। सॉल्व कर लो भाई, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 4 4 से काट देंगे ये, तो ऊपर क्या आ जाएगा 20, नीचे क्या आ जाएगा 3, तो 20/3 कितना हो जाएगा भाई 6.67 kg पर सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं भाई। A machine gun fires n bullets per second with a speed u and mass of each bullet is m. If bullet hits a wall and rebounds with the same speed, then force acting on the wall is, ठीक है। तो अगर 1 बुलेट की बात करें, फॉर 1 बुलेट के लिए बात करें तो चेंज इन डेल्टा पी, तो डेल्टा पी कितना आ जाएगा 2mv, v स्पीड से टकरा रहा है, कितनी स्पीड से टकरा रहा है u से, तो फॉर 1 बुलेट के लिए डेल्टा पी कितना आएगा 2mu। फोर्स जो बनेगा वो क्या बनेगा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, और कितनी बुलेट्स टकरा रही है पर सेकंड टकरा रही है n बुलेट्स, ठीक है, तो कैपिटल N, ठीक है। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं कैपिटल N बाय टी इंटू डेल्टा पी। n बाय टी की वैल्यू क्या दे रखी है स्मॉल n, t की वैल्यू 1, कैपिटल N की वैल्यू स्मॉल n, तो ये बन जाएगा n, और डेल्टा p कितना है भाई 2mu, तो आंसर क्या हो जाएगा 2mn इंटू u, 2mn इंटू u। क्या ये बातें समझ में आ गई भी? तो ये हमारा कंप्लीट हो गया।